आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, चलिए जानते हैं कि आखिर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है और आपको इसमें क्या नया सीखने को मिल सकता है। ठीक है, देखा जाए, लिखा हुआ है व्हेन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पजेज ऑफ इलेक्शंस दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए, हमारे इंडिया में जब इलेक्शन होता है, चाहे वो इलेक्शन हमारे लोकसभा का हो, चाहे इलेक्शन वो हमारे स्टेट असेंबली का हो, तो इस पर्पज़ के लिए, यानी कि इलेक्शन के पर्पज़ के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इंडिया को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। बात समझ रहे हो? कोई डाउट इसमें? चलिए, जब हमारे इंडिया में लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा के चुनाव के लिए जब हम लोग अपने इंडिया को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है? उसको हम लोग कहते हैं लोकसभा क्षेत्र। क्या कहते हैं? लोकसभा क्षेत्र। और जब हम लोग स्टेट असेंबली के पर्पज़ के लिए, स्टेट असेंबली का जब इलेक्शन होता है, उसके पर्पज़ के लिए जब हम लोग अपने स्टेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं विधानसभा क्षेत्र। क्या कहते हैं? विधानसभा क्षेत्र। लेकिन इंग्लिश में हम लोग इसी को क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो याद रखिएगा कि हमारे इंडिया में स्टेट लेवल के चुनाव के लिए और नेशनल लेवल के चुनाव के लिए हम लोग इंडिया को क्या करते हैं, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, और उसी छोटे छोटे हिस्सों को, उसी छोटे छोटे एरियाज को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। याद रहेगा ये चीज़? कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ हम और बता देते हैं। जैसे जब हमारे इंडिया में लोकसभा का चुनाव होता है, उस समय पे जब हम लोग अपने इंडिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो उस छोटे छोटे हिस्सों से जितने भी हिस्से होंगे हमारे, उस एक हिस्से में से हमारा एक एमपी जीतेगा। ये हमारा कब होता है? तब होता है जब हम लोग लोकसभा का चुनाव करते हैं। और जब हम लोग स्टेट असेंबली का चुनाव करते हैं, तो हम लोग अपने स्टेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, और उसी छोटे छोटे हिस्सों से हमारा एक ही एमएलए जीतेगा। बात समझ रहे हो? कोई डाउट इसमें? तो इलेक्शन के पर्पज़ के लिए हम लोग जब अपने इंडिया को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, इंडिया में हमारा स्टेट भी आ गया सारा, जब हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो वही हमारा कहलाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वोटर्स हु लिव इन दैट एरिया एलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। तो जिस भी एरिया को आपने बांटा है, जितने भी एरिया को आपने बांटा है, उस एरिया में रहने वाले सारे लोग क्या करते हैं? एक ही रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, वहाँ से ना 4-5 हमारे एमएलए इलेक्शन को लड़ रहे हैं, लेकिन कोई जीतेगा तो एक ही है ना। तो उस एरिया में रहने वाले सारे लोग वोट तो देते हैं, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, आगे। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब हमारे इंडिया में लोकसभा का चुनाव होता है, तो उस समय पे हम लोग इंडिया को 543 अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। हमारे लोकसभा का जब चुनाव होता है, तो उस समय पे हम लोग इंडिया को, पूरे इंडिया को हम लोग 543 अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। तो जब 543 अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। आगे बढ़ते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। और इस 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसे जो हमारे मेंबर जीते जाएंगे, जिनको कि वोट ज़्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सिमिलरली फॉर विधानसभा इलेक्शन द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसी प्रकार से जब हमारा स्टेट असेंबली का चुनाव होता है, यानी कि विधानसभा का जब चुनाव होता है हमारा, तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं? अपने अपने स्टेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बिहार में टोटल कितने सीट्स हैं, यानी कि टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी है मालूम है आपको? 40। नहीं, 40 है एमपीज के लिए। हमारे विधानसभा के लिए बिहार में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने हैं? 245 या 242, ऐसा ही कुछ है। बात समझ रहे हो? यानी कि 245 या फिर 242 है, ऐसा ही कुछ है। थोड़ा बहुत हम कन्फ्यूज हैं, लेकिन इसी के आसपास है। ठीक है, तो ये जो हमारे बिहार में विधानसभा के चुनाव के लिए 242 या फिर 245 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जब बिहार में चुनाव होगा विधानसभा का, यानी कि स्टेट असेंबली का, तो बिहार को 245 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। और आपको मालूम है 245 अलग अलग हिस्सा है, तो 245 एमएलए होंगे हमारे। कोई डाउट नहीं इसमें। और यही चीज़ हमारा उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एरिया ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, कोई डाउट इसमें?
तो जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो उस कंडीशन में हम लोग अपने इंडिया को 543 अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। लेकिन स्टेट के लिए कोई फिक्स नहीं है, अपना अपना स्टेट्स का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, क्योंकि कोई स्टेट्स को बहुत बड़ा है, कोई स्टेट्स बहुत छोटा है, तो स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी को बांट देते हैं। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फॉर विधानसभा फॉर विधानसभा इलेक्शन द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए। तो स्टेट असेंबली के लिए या फिर विधानसभा इलेक्शन जब हमारे स्टेट में होता है, जितने हिस्सों में हम लोग अपने स्टेट को बांटते हैं उन सारे हिस्सों से हमारा क्या होता है, एक एक एमएलए जीत जाता है, और उसी एमएलए को यानी कि उसी जीते हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एमएलए। कोई डाउट इसमें? तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन से दूर रहना है कि जब हमारा, सुनिएगा ध्यान से, जब हमारे इंडिया में लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव के लिए हम लोग इंडिया को 543 अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, और 543 अलग अलग हिस्सा है तो 543 हमारे क्या होंगे, मेंबर होंगे जो कि जीतेंगे, और उसी मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी। तो ये तो हो गया हमारे लोकसभा के लिए। लेकिन जब हमारा अलग अलग स्टेट का चुनाव होता है उस समय पे अलग अलग स्टेट्स अपने स्टेट्स को अलग अलग छोटे छोटे एरिया में बांट देता है, तो जितने एरियाज होंगे उतने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, है कि नहीं। और उसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग विधानसभा के पर्पज़ के साथ हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर शॉर्ट में क्या कहते हैं उसको, एमएलए कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। आगे उसी प्रकार से द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत। पंचायत कहाँ पे होता है हमारा, विलेज में, और म्युनिसिपल कहाँ पे होता है हमारा, टाउन में होता है। तो यही सेम कंडीशन हमारा जो है पंचायत और म्युनिसिपल के लिए भी होता है। अच्छा, ये पंचायत और म्युनिसिपल आपके किस गवर्नमेंट के अंदर आते हैं बताइए? नहीं, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब हमारे लोकल गवर्नमेंट में चुनाव होता है यानी कि पंचायत में और म्युनिसिपल में जब चुनाव होता है तो उस समय पे भी हम लोग अपने अपने एरिया को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्ड। आपने जरूर सुना होगा, वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 4। हाँ बिल्कुल, समझ रहे हो। तो चाहे चुनाव लोकसभा का हो, चाहे चुनाव विधानसभा का हो, चाहे चुनाव किसका हो, लोकल गवर्नमेंट का हो, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के पर्पज़ के लिए अपने बड़े से एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ईच वार्ड एलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और टाउन। तो लोकल गवर्नमेंट में जो हम लोग अपने एरिया को बांट देते हैं तो हर एक वार्ड से क्या होगा, एक एक मेंबर हमारा जीते जाएंगे, है ना। वो गांव से भी और शहर से भी, बात समझ रहे हो। तो गाँवों में हम लोग लोकल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, पंचायत कहते हैं, और शहरों में क्या कहते हैं, म्युनिसिपल कहते हैं, ठीक ना। आगे समटाइम्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटेड 1 सीट्स इन द इलेक्शन। बहुत बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, सीट्स क्या है। तो मतलब आप ये समझिएगा कि जितने कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे उतने सीट्स होंगे। जैसे लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो उसके लिए हमारे इंडिया को कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है, यानी कि कितने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, 543 हिस्सों में बांटा जाता है ना। तो उस 543 को आप कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कह सकते हैं या फिर आप 543 सीट्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या सीट्स अलग होते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होते हैं। नहीं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। कोई समस्या है इसमें, बात समझ में आ रही है। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि फलाने पार्टी ने इतना सीट्स जीत लिया, इसका मतलब क्या हुआ, फलाने, इसका मतलब ये हो गया कि फलाने पार्टी ने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या कर लिया, जीत लिया, वहाँ के उसके मेंबर ने चुनाव को जीत लिया, है ना। तो जब भी आपके सामने कॉन्स्टिट्यूएंसी बोले या फिर सीट्स बोले मतलब सेम है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी बोले या फिर 543 सीट्स बोले मतलब सेम है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से दैट अ पार्टी वॉन 60 सीट्स। जब हम लोग कहते हैं कि किसी पार्टी ने 60 सीट्स को जीत लिया, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी वॉन इन 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब ये होता है कि उस पार्टी के कैंडिडेट ने 60 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीता है।
बात समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग कहते हैं कि किसी पार्टी ने 60 सीट्स को जीता, इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टी के 60 अलग अलग कैंडिडेट ने 60 अलग अलग जगहों पर क्या कर लिया? जीत हासिल कर लिया। हो गया बात, बस मतलब यही है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी होना है सीट्स में और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सीट्स बोलो या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलो, मतलब सेम है, कोई दिक्कत इसमें? जैसे यदि मैं कहूँ कि मेरे पार्टी ने 120 सीट्स जीता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पार्टी के 120 कैंडिडेट ने अलग अलग जगहों पर क्या कर लिया? जीत को हासिल कर लिया। ठीक है, तो अलग अलग 120 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हासिल किया, इसका मतलब कि हमारे पास कितना सीट्स आ गया? 120 सीट्स आ गया, यानी कि हमने 120 सीट्स को जीत लिया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने 120 कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीत लिया, है कि नहीं? चलिए, तो ये था हमारा यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और इस टॉपिक का आपका नाम था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो क्या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी अब क्या होता है मालूम चल गया? तो चुनाव के पर्पज़ के लिए, यानी कि इलेक्शन के पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने इंडिया को छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। कोई डाउट नहीं? अच्छा, क्यों बांटते हैं? इसलिए बांटते हैं ताकि हमारा जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो सके, है ना? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। अच्छा, मेरे मन में ना एक सवाल आ रहा है। एक सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट क्यों आया? बताइए, अलग अलग एरिया को बांटने का कॉन्सेप्ट क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो एक एमएलए या फिर एक एमपी पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को हैंडल नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एरिया बांट देते हैं कि भाई देखो, तुम यहाँ के एमपी हो या फिर तुम यहाँ के एमएलए हो, तो यहाँ के लोगों का जो समस्या होगा वो तुम हैंडल करोगे। ऐसा क्यों बांट देते हैं हम लोग? इसलिए बांट देते हैं ताकि सारे लोगों को जो प्रॉब्लम है उसका निपटारा हो जाए, सारे लोग खुशहाली का जीवन जी सके, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? जैसे उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारे सीट्स भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। मतलब कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? हमारा बहुत ही ज़्यादा है। तो आपसे कोई पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। पॉपुलेशन यदि किसी स्टेट्स का ज़्यादा है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका गोवा कितना छोटा स्टेट्स है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कितना है? बहुत कम है, बहुत कम है ना? तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है 1 नंबर एमसीक्यू में कि कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी स्टेट्स में कितने होंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा वहाँ के पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ पे एरिया को क्या किया जाएगा? ज़्यादा बांटा जाएगा। और यदि पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कम होगा। याद रहेगा ये चीज़? चलिए, तो मेरे मन में ये सवाल आया था तो हमने आपको बता दिया। तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को जिसका नाम है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रहे तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।